Hello students, welcome back to my channel Core Biotech. So in our previous video lecture we have studied about prokaryotic DNA replication. Now we will continue with eukaryotic DNA replication. Okay, so eukaryotic DNA replication. So eukaryotic DNA replication is also similar to prokaryotic DNA replication. Like in prokaryotes, 3 steps are followed: initiation, elongation and termination. Same 3 steps are also followed in case of eukaryotic DNA replication. But we know that eukaryotic DNA is too large than prokaryotic DNA, right? And it is organized in a nucleoprotein complex with the help of histone proteins. Okay, so some few new or some extra proteins are used or extra enzymes are used to initiate the replication of eukaryotic cell, right? So first of all, 3 steps are also here: initiation, elongation and termination. Okay, now what happens in initiation? Initiation में क्या होता है? जैसे हमने प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन में पढ़ा था कि डीएनए कहीं से भी किसी भी रैंडम साइट से स्टार्ट नहीं होता है डीएनए का रेप्लिकेशन. इट स्टार्ट्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर साइट, अ स्पेसिफिक साइट. दैट साइट इज कॉल्ड origin of replication region, and in case of prokaryotes we have learned that ori region is called ori C region, right? So अब हम इनिशिएशन को आगे बढ़ा के चलते हैं. इसमें इलोंगेशन तो सेम होगा. इलोंगेशन में जो आपके डीएनए पॉलीमरेज है वो डीएनटीपीज ऐड करेगा जैसे वहाँ पे कर रहा था. तो डिफरेंस सिर्फ डीएनए पॉलीमरेजेज में है. प्रोकैरियोट्स में सिर्फ एक ही डीएनए पॉलीमरेज, दैट इज डीएनए पॉल थर्ड, इज रिस्पॉन्सिबल टू ऐड डीएनटीपीज इन बोथ द स्ट्रैंड्स, in leading as well as in lagging strand. But in case of eukaryotic DNA replication, here 3 type of DNA polymerases are involved. First of all, DNA pol alpha primase, second DNA pol delta, and third one is DNA pol epsilon. राइट तो हम इसको पढ़ेंगे. पहले हमने यूकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज को डिस्कस कर लिया है अपनी प्रीवियस वीडियोस में. अल्फा प्राइमेज फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमर्स की सिंथेसिस करते हैं एंड देन लीडिंग स्ट्रैंड को कंटिन्यू करेगा डीएनए पॉल डेल्टा एंड लैगिंग स्ट्रैंड को कंटिन्यू करेगा डीएनए पॉल एप्सिलॉन. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द ओरिजिन रीजन इन केस ऑफ यूकैरियोट्स? तो प्रोकैरियोट्स में हमने ओरिजिन रीजन पढ़ा था ओरी सी. यहाँ पे जो हमारा ओरिजिन रीजन है इसको हम बोलते हैं ARS रीजन. ARS और रेप्लिकेटर. हम इस सीक्वेंस को जहाँ से हमारा डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा इसका जो ओरिजिन होगा, दिस ओरिजिन इज नोन एज ARS. ARS ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग सीक्वेंसेस. ARS का जो फुल फॉर्म है ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग सीक्वेंसेस. ठीक है, और हम इसको बोलते हैं रेप्लिकेटर्स. ARS और रेप्लिकेटर्स जो हमारा ओरी रीजन है इन केस ऑफ ओरी रीजन इन केस ऑफ यूकैरियोट्स. ओके, ओरी रीजन इज नोन एज ARS. This one is ori region. Ori region in eukaryotes. ठीक है, ARS क्या है? ओरी रीजन है यूकैरियोटिक सेल्स का. ओके, अब ये हमारे टेम्पलेट स्ट्रैंड हैं.
तो सबसे पहले आपको पता है ओरिजिन रीजन पे इनिशिएटर प्रोटीन आके बाइंड करेगी, यहाँ पे भी सेम होगा, इनिशिएटर प्रोटीन आके बाइंड करेगी। लेकिन प्रोकैरियोट्स के केस में एक सिंगल इनिशिएटर प्रोटीन डीएनए इज वर्क एज इनिशिएटर प्रोटीन। इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल several proteins are involved to form a pre-replicative complex along with initiator protein, then initiation steps proceed। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा इनिशिएटर प्रोटीन है, दैट प्रोटीन इज नोन एज ORC। इनिशिएटर प्रोटीन इज नोन एज इनिशिएटर प्रोटीन है हमारा ORC, ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स। इसका जो फुल फॉर्म है वो है ORC का फुल फॉर्म ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स। ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स ये इनिशिएटर प्रोटीन, ओरिजिन क्या है हमारा ये ARS सीक्वेंस इज ओरिजिन रीजन एंड ORC इज द इनिशिएटर प्रोटीन विच रिकॉग्नाइज दिस ARS रीजन। ठीक है, ये इसको रिकॉग्नाइज करेगा। इसके साथ ही इनिशिएटर प्रोटीन जो ORC है वो 2 टाइप के फंक्शन कर रही है यहाँ पे। एक तो रिकॉग्निशन ऑफ ओरिजिन रीजन एंड सेकेंड इज टू फैसिलिटेट द बाइंडिंग ऑफ अदर प्रोटीन्स विच हेल्प्स टू अनवाइंड द DNA। ठीक है, क्या कर रहा है ये ORC जो इनिशिएटर प्रोटीन है वो क्या कर रहा है, 2 टाइप के फंक्शन कर रहा है। एक फंक्शन तो क्या है इसका, इस ARS रीजन को रिकॉग्नाइज करना। ठीक है, दूसरा फंक्शन क्या है, जब इसको रिकॉग्नाइज करने के बाद जो अदर प्रोटीन फैक्टर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं यहाँ पे रेप्लिकेशन में, यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन को बढ़ाने के लिए उनका रिक्रूटमेंट करना। मतलब उनका रिक्रूटमेंट भी तभी होगा जब ये पहले बाइंड होगा। ठीक है, इट फैसिलिटेट्स द रिक्रूटमेंट ऑफ अदर प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन रेप्लिकेशन। ठीक है, तो ORC परफॉर्म 2 फंक्शंस। ORC परफॉर्म 2 फंक्शन। क्या फंक्शन है इसके, एक फंक्शन तो इसका है रिकॉग्निशन ऑफ ARS। व्हाट इज ARS? ARS इज origin region of eukaryote and second function is facilitate the recruitment of other proteins used for replication। ठीक है, तो ये हमारा स्टार्टिंग में हमने 2 चीज़ें यहाँ पे जानी। एक तो क्या, एक हमारा जो इनिशिएशन हो रहा है वो एक पर्टिकुलर रीजन से होगा, वो रीजन है हमारा ARS। इसको हम रेप्लिकेटर भी बोलते हैं, इस ARS रीजन को हम रेप्लिकेटर भी बोलते हैं। ठीक है, और सेकंड चीज़ हमने क्या जानी कि जो ARS को रिकॉग्नाइज करने वाली इनिशिएटर प्रोटीन है वो है ORC, दैट इज ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स। इस ओरिजिन को रिकॉग्नाइज करने वाला है कॉम्प्लेक्स। अब हम इसको कॉम्प्लेक्स क्यों कह रहे हैं, ये एक सिंगल प्रोटीन नहीं है, ये सेवरल प्रोटीन्स का बना हुआ एक कॉम्प्लेक्स है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स। ओके, नाउ दिस ARS region is approximately 100 base pair long, right? ये जो ARS region है अगर हम इसको एक्सटेंड करके देखें तो ये 100 बेस पेयर का एक रीजन है जिसमें 3 टाइप के एलिमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं। वन इज A एलिमेंट, अदर वन इज B1 एलिमेंट। ठीक है, and next is B2 element, next one is B2 element। ठीक है, 3 टाइप के एलिमेंट्स हैं इसमें, A एलिमेंट, B1 एलिमेंट एंड B2 एलिमेंट। ये ARS है, दिस इज ARS रीजन विच इज 100 बेस पेयर लॉन्ग। ठीक है, दिस ARS रीजन इज 100 बेस पेयर
long. ARS region, what is ARS region? ARS region is the origin region of eukaryotic replication, which is 100 base pair long, and it consists of 3 elements, A element, B1 element and B2 elements. अब क्या होगा देखिए, हाँ, सबसे पहले जो ये ARS रीजन आइडेंटिफाई हुए वो ईस्ट सेल में हुए हैं. ईस्ट सेल में सबसे पहले ये ARS रीजन आइडेंटिफाई हुआ है जो इस टाइप से है. अब जो हमारी ये ORC है, इसका काम है इसको रिकॉग्नाइज करना. तो ये रिकॉग्नाइज किसको करता है? इन 2 सीक्वेंसेस को, 2 एलिमेंट्स को. ORC इन 2 एलिमेंट से आके बाइंड करता है, A और B1 एलिमेंट से, और अनवाइंडिंग जो स्टार्ट होगी वो B2 एलिमेंट से होगी. ठीक है, यहाँ पे ये बाइंड करेगा, ORC इस रीजन पे आके बाइंड करेगा और अनवाइंडिंग यहाँ से स्टार्ट होगी B2 एलिमेंट्स. ठीक है, तो ये हमने ARS को इलेबोरेट करके पढ़ा. और ORC का फंक्शन, ठीक है, ORC 2 टाइप के फंक्शन कर रहा है यहाँ पे. एक तो क्या, रिकॉग्नाइज कर रहा है रीजन को जहाँ पे उसको बाइंड करना है, ARS रीजन को. दूसरा, उसको रिकॉग्नाइज करने के बाद जो अदर फैक्टर्स हैं रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व, जो अनवाइंडिंग करने में हेल्प करेंगे. ठीक है, हेलिकेज लोडर्स, अनवाइंडिंग का काम किसका है? हेलिकेज प्रोटीन का. हेलिकेज प्रोटीन इज एक्ट एज अ सीजर टू कट द बेस पेयरिंग, राइट. तो जब हेलिकेज यहाँ पे एक्ट करता है तभी अनवाइंडिंग स्टार्ट होती है DNA टेम्पलेट्स की. DNA के दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होने स्टार्ट होंगे जब हेलिकेज एक्ट करेगा. लेकिन हेलिकेज की बाइंडिंग से पहले भी हेलिकेज लोडर प्रोटीन्स हमने पढ़ी थी. हेलिकेज को लोड करने के लिए कुछ प्रोटीन्स यूज होती हैं, तो वो सारी प्रोटीन्स को रिक्रूट करने का काम किसका है? ORC का. ठीक है, ORC जब पहले आएगा तभी वो प्रोटीन्स रिक्रूट हो पाएंगी. ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या जाना अभी, इनिशिएशन का स्टार्ट कैसे हो रहा है. ARS रीजन को आपकी ORC प्रोटीन रिकॉग्नाइज करेगी और उसके बाद अदर सेवरल प्रोटीन्स आके यहाँ पे बाइंड करेंगी और हमारा इनिशिएशन स्टार्ट होगा. ठीक है, तो हम इनिशिएशन कैसे स्टार्ट होगा उसको जान लेते हैं. ये था हमारा ARS और ORC का फंक्शन. ठीक है, ठीक है. तो बेसिकली ORC perform 2 functions, and if we talk about initiation of replication, initiation in case of eukaryotic cell occur in 2 steps. initiation यहाँ पे हमारा 2 steps में होगा यूकैरियोट्स में. occur in 2 steps, 2 steps में होता है इनिशिएशन. नंबर 1 है रेप्लिकेटर सिलेक्शन. रेप्लिकेटर सिलेक्शन, रेप्लिकेटर का सिलेक्शन. रेप्लिकेटर क्या है? ARS. ठीक है, ARS ही हमारा रेप्लिकेटर है, ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस. ओरिजिन रीजन, रेप्लिकेटर सिलेक्शन, एंड अदर फंक्शन इज ओरिजिन एक्टिवेशन. ओरिजिन एक्टिवेशन. ठीक है, 2 टाइप से इनिशिएशन हो रहा है, 2 स्टेप्स में हो रहा है. एक है रेप्लिकेटर सिलेक्शन, दूसरा है ओरिजिन एक्टिवेशन. ठीक है, अब ये दोनों स्टेप्स सेल साइकिल की अलग अलग फेजेस में हो रही हैं. आपने सेल साइकिल पढ़ी होगी. सेल साइकिल हमारी, अगर हम सेल साइकिल की फेजेस की बात करें तो सेल साइकिल हमारी कितनी फेजेस में कंप्लीट होती है? G1 फेज सबसे बड़ी फेज, S फेज, G2 फेज एंड M फेज. ये 4 फेजेस हैं सेल साइकिल की, G1, S, G2, M. ठीक है, G1 की अगर हम आवर्स, हमारी पूरी सेल साइकिल कंप्लीट हो रही है 24 आवर्स में. एक सेल साइकिल को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स. ठीक है, एक सेल अपनी पूरी साइकिल को कंप्लीट करता है 24 आवर्स में. अब उस 24 आवर्स में जो G1 फेज है, यहाँ पे 11 आवर्स की ये फेज होती है. G1 फेज की कितने आवर्स की है? 11 आवर्स की. S फेज 8 आवर्स की. ठीक है, 8 आवर्स की S फेज. G2 फेज 4 आवर्स.
और एम फेज होती है हमारी 1 आवर की। ठीक है, ये 4 फेजेस हैं जहाँ पे G1 फेज 11 आवर्स, S फेज 8 आवर्स, G2 फेज 4 आवर्स एंड M फेज 1 आवर। ठीक है, M फेज मीन्स माइटोटिक फेज और S फेज, G1 फेज, अलग अलग फेजेस हैं जहाँ पे अलग अलग टाइप के फंक्शन हो रहे हैं। अब जो हमारा रेप्लिकेटर सिलेक्शन है वो सेल साइकिल की कौन सी फेज में होता है? G1 फेज में। ठीक है, G1 फेज में। और जो ओरिजिन एक्टिवेशन है वो होता है हमारा S फेज में। ठीक है, डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो S फेज में होता है। डीएनए रेप्लिकेट होके जब उसकी डॉटर स्ट्रैंड सिंथेसाइज होते हैं वो कौन सी फेज में होते हैं? S फेज में। और G1 फेज में क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल जितने भी एंजाइम्स हैं, जितनी भी प्रोटीन्स हैं, उनकी सिंथेसिस, उनका एक्टिवेशन, वो सारी प्रोसेस कहाँ पे हो रही है? G1 फेज में। ओके, तो हमारा जो इनिशिएशन है यूकैरियोट्स में वो 2 फेजेस में और 2 स्टेप्स में कंप्लीट हो रहा है। नंबर 1 इज रेप्लिकेटर सिलेक्शन that occurs in G1 phase and other is origin activation which occur in S phase। ठीक है, समझ में आ गया? देखिए अब क्या होगा, रेप्लिकेटर सिलेक्शन का मतलब ORC से आके बाइंड करेगा। ORC के बाइंड होने के बाद कुछ अदर फैक्टर्स इसके साथ आके बाइंड करते हैं और ये एक बनाते हैं प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब वो प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा हम उसको देखते हैं। हमने पढ़ा इनिशिएशन स्टेप्स इन्वॉल्व 2 स्टेप्स which occur in 2 different phases. Number 1 is replicator selection and number 2 is origin activation. Replicator selection occur in G1 phase, origin activation occur in S phase। अब यहाँ पे ये कैसे ऐसा होता है वो हम जानेंगे एक डायग्राम के थ्रू। ठीक है, हम डायग्राम देखते हैं। ये है हमारा डीएनए, ये है इसका रेप्लिकेटर रीजन सपोज। ठीक है, हम इसको अपना रेप्लिकेटर रीजन मान लेते हैं, ARS रीजन। ये है हमारा ARS रीजन। ओके, सबसे पहले ORC कॉम्प्लेक्स आएगा, ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स आएगा और इससे आके बाइंड करेगा, इस ARS रीजन से आके बाइंड करेगा। ठीक है, ऐसे ORC आया, इसके साथ आके बाइंड कर गया। फिर ORC के बाइंड होने से 2 टाइप की साइक्लिन प्रोटीन्स यहाँ पे आके बाइंड होती है, CDC6 एंड CDT1। 2 टाइप की साइक्लिन प्रोटीन्स हैं, CDC6 एंड CDT1। ठीक है, नेक्स्ट जो रिक्रूटमेंट है वो इन 2 प्रोटीन्स का है, CDC6 CDT1। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बन रहा है, ये ऐसे आके बाइंड हो जाती हैं। ये प्रोसेस कब हो रही है? इनिशिएशन से पहले। इनिशिएशन स्टार्ट होने से पहले एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इनिशिएशन की ही प्रोसेस है, इनिशिएशन के अंडर हो रही है, रेप्लिकेशन स्टार्ट। और जो एक्चुअली जो रेप्लिकेशन है, रेप्लिकेशन इज व्हाट? डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड। तो वो जो डुप्लीकेशन से पहले की जो प्रोसेस है जिसको हम प्री रेप्लिकेशन प्रोसेस कह रहे हैं, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें प्रोटीन्स आके बाइंड कर रही हैं और एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करती है। दैट कॉम्प्लेक्स इज नोन एज प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स। ओके, तो ये CDC6 और CDT1 आके इसके साथ बाइंड हो गई। ठीक है, ये है ARS रीजन, ये वाला हमारा है ARS रीजन। ठीक है, और ये हमारी ORC, ये ORC ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स, और ये CDC6 CDT1 आके यहाँ पे बाइंड हो गई। अब इसके बाइंड होने के बाद अब ये जो CDC6 एंड CDT1 है, ये प्रोटीन, दीज 2 प्रोटीन्स एक्ट एज हेलिकेज लोडिंग प्रोटीन। ओरिजिनल जो हेलिकेज है जिसको यहाँ पे आके बाइंड होने के बाद अनवाइंडिंग करनी है, उससे पहले ये 2 प्रोटीन्स आ रही हैं जो उसकी लोडिंग में हेल्प करती हैं, उसकी लोडिंग को फैसिलिटेट करती हैं। ठीक है, इनको आप हेलिकेज लोडर प्रोटीन्स भी कह सकते हैं। CDC6 और CDT1 क्या है? हेलिकेज लोडर्स। हम यहाँ पे लिख लेंगे इसको, ORC इज इनिशिएटर प्रोटीन,
ओके, इनिशिएटर प्रोटीन, CDC6 and CDT1. CDC6 and CDT1 both are helicase loader protein. Helicase loader protein. हेलिकेज लोडर्स भी आप इनको बोल सकते हैं, हेलिकेज लोडर्स। ठीक है, एक आया ये, 2, 3 प्रोटीन्स तो हमारी ये हो गई। अब एक और प्रोटीन आके यहाँ पे बाइंड होगी, दैट इज MCM227 कॉम्प्लेक्स। ये प्रोटीन का नाम है पूरा, MCM227 कॉम्प्लेक्स, ये एक प्रोटीन का नाम है। ये है एक्चुअली हेलिकेज। ये क्या है आपका? हेलिकेज। जो हेलिकेज है जिसका काम है अनवाइंडिंग का, वो हेलिकेज क्या है? MCM27 कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब इस चीज़ को आप इसलिए भी ध्यान में रखेंगे, जो हमारा प्रोकैरियोट्स में हेलिकेज हमने पढ़ा था, दैट इज DNA B। वहाँ पे हेलिकेज का नाम था DNA B, यहाँ पे हेलिकेज का नाम है MCM227 कॉम्प्लेक्स। इसको आपको याद रखना होगा, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं, आपको रिकॉग्नाइज करना होगा या आपको आइडेंटिफाई करना होगा विच इज़ द यूकैरियोटिक हेलिकेज और विच इज़ द प्रोकैरियोटिक हेलिकेज। तो आपको पता होना चाहिए DNA B इज द प्रोकैरियोटिक हेलिकेज एंड MCM227 कॉम्प्लेक्स इज द यूकैरियोटिक हेलिकेज। ओके, सो अब ये 227 का क्या मतलब है? ये 227 ये 2 से लेके 7 तक के मोनोमरिक सब यूनिट्स का बना हुआ एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, ऐसा। ठीक है, ये जो MCM कॉम्प्लेक्स है जो हेलिकेज की तरह एक्ट कर रहा है, वो 7 प्रोटीन्स का, 7 या 5-6 प्रोटीन का बना हुआ एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो हमारे इस DNA में जाके अटैच्ड हो जाता है, इस DNA स्ट्रैंड के साथ जाके यहाँ पे अटैच्ड होता है। ठीक है, दिस DNA इज अ स्ट्रैंड। अब इसको मान लीजिए आप, ये DNA का स्ट्रैंड है और एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर इसके साथ ऐसे आके बाइंड होगा, और जैसे इसमें चलता जाएगा, आगे को मूव करता जाएगा, स्लाइडिंग करता जाएगा इसके ऊपर, वैसे वैसे DNA की अनवाइंडिंग होती जाएगी। ठीक है, ये DNA बेस पेयर्स को कट करता जाएगा, इट्स लाइक अ सीजर। ओके, अब यहाँ पे हमारी हेलिकेज लोडिंग प्रोटीन्स भी बाइंड हो गई हैं, CDC6 एंड CDT1। अब हमारा ये आएगा हेलिकेज। हेलिकेज MCM27 कॉम्प्लेक्स आके यहाँ पे बाइंड कर जाता है। ठीक है, MCM227 कॉम्प्लेक्स वो आएगा और यहाँ पे इसमें बाइंड कर जाएगा। ये MCM227 कॉम्प्लेक्स यहाँ पे इस तरीके से इसमें लोड हो जाता है ये। ठीक है, ऐसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर लोड हो जाएगा इसमें। राइट, अब यहाँ तक की जो प्रोसेस हुई, ये प्रोसेस पूरी हुई G1 फेज में। यहाँ तक की जितनी भी प्रोसेस हमने अभी पढ़ी, ये सारी प्रोटीन्स की बाइंडिंग, ये सब हुआ हमारा कहाँ पे? G1 फेज में। ठीक है, ये सारी प्रोसेसेस हुई G1 फेज में। यहाँ से हमारी सेल एंटर करेगी S फेज में। हेलिकेज लोडिंग तक, हेलिकेज MCM कॉम्प्लेक्स के लोड होने तक ये प्रोसेस हुई हमारी G1 फेज में। इसके बाद हमारी ये एंटर करेगा कहाँ पे? S फेज में। ठीक है, अब S फेज में एंटर करने के बाद क्या होगा, हम इसको यहाँ पे बनाएंगे।
ये सब हमारी CDC6 एंड CDT1 है, साइक्लिन काइनेज प्रोटीन, साइक्लिन प्रोटीन्स। और यहाँ पे हमारा MCM कॉम्प्लेक्स है, साथ। ठीक है, अब ये एंटर करेगा एस फेज में, एंटर कर गया ये। तो जैसे ही ये एस फेज में एंटर करता है, यहाँ पे कुछ अदर प्रोटीन्स ये एंटर करेगा यहाँ से एस फेज में। तो यहाँ पे CDK एंड DDK, 2 टाइप्स ऑफ काइनेज प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। अब रेप्लिकेशन की जो फर्दर प्रोसेस है उसमें ये 2 टाइप्स की प्रोटीन्स अब एस फेज में आके यहाँ पे बाइंड करती हैं, CDK एंड DDK। एंड CDK एंड DDK आर साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज प्रोटीन, ये काइनेज प्रोटीन्स हैं। और हमेशा काइनेजेस जो एंजाइम्स हैं या काइनेजेस जो प्रोटीन्स हैं, उनका फंक्शन क्या है, फॉस्फोराइलेशन करना, अपने टारगेट का फॉस्फोराइलेशन करना। तो ये CDK DDK ये एंटर कर गया एस फेज में, और एस फेज में एंटर करने के बाद यहाँ पे ये CDK एंड DDK प्रोटीन्स आएंगी, और वो आने के बाद क्या करेंगी, फॉस्फोराइलेशन करेंगी। ठीक है, फॉस्फोराइलेशन MCM कॉम्प्लेक्स का। फॉस्फोराइलेशन मीन्स एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। तो वो फॉस्फेट ग्रुप किस में अटैच करती हैं, इस MCM कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा यहाँ पे MCM कॉम्प्लेक्स में। जैसे ही इसका फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा, ये कहाँ हो रहा है सब, एस फेज में। इसका फॉस्फोराइलेशन होने के बाद ये था हमारा क्या, प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स बना। ठीक है, ये पूरा हमारा क्या बन रहा है, प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स। फॉस्फोराइलेशन होने के बाद हमारे DNA पॉलीमरेज डेल्टा एंड DNA पॉलीमरेज एप्सिलॉन आके यहाँ पे बाइंड कर जाएंगे। DNA पॉल डेल्टा एंड DNA पॉल एप्सिलॉन। ठीक है, DNA पॉल डेल्टा एंड DNA पॉल एप्सिलॉन आके यहाँ पे बाइंड करेंगे। हाँ, ये इसका फॉस्फोराइलेशन होने के बाद क्या होगा, इसकी अनवाइंडिंग होने लग जाएगी। अब हमारे DNA की अनवाइंडिंग होने लगेगी। अनवाइंडिंग होने के बाद हमको अपना ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा, इस तरीके का स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक है, ये बाकी सारी चीज़ें, हेलिकेज लोडर यहाँ पे, हेलिकेज ये जो हेलिकेज है आपका MCM कॉम्प्लेक्स, वो ऐसे इसमें लगेगा, और ये क्या करेगा, मूव करता जाएगा। जैसे जैसे ये मूव करता जाएगा वैसे वैसे ये अनवाइंडिंग करता जाएगा। ठीक है, ये आपका मूव करता जाएगा। अब DNA पॉल डेल्टा और DNA पॉल एप्सिलॉन आके यहाँ पे बाइंड कर जाएंगे। DNA पॉल डेल्टा फॉर लीडिंग स्ट्रैंड एंड DNA पॉल एप्सिलॉन फॉर लैगिंग स्ट्रैंड, दोनों आके बाइंड कर जाएंगे। इसकी बाइंडिंग के बाद अब यहाँ पे एक और DNA पॉलीमरेज आएगा, DNA पॉल अल्फा प्राइमेज। इसके बाद जब डेल्टा और एप्सिलॉन बाइंड हो गए, इसके बाद अब DNA पॉल अल्फा प्राइमेज आके यहाँ पे बाइंड करेगा, और वो क्या करेगा, सबसे पहले DNA पॉल डेल्टा और एप्सिलॉन बाइंड करेंगे, लास्ट में इनके बाइंडिंग के बाद DNA पॉल अल्फा प्राइमेज आके बाइंड करेगा, और अल्फा प्राइमेज क्या करेगा, प्राइमर्स की सिंथेसिस करेगा और कुछ न्यूक्लियोटाइड तक उसको एक्सटेंड करेगा। ठीक है, हमने पढ़ा था DNA पॉल अल्फा लो प्रोसेसिव एंजाइम है, वो कुछ ही न्यूक्लियोटाइड्स तक सिंथेसिस करा सकता है, उसके बाद वो क्या हो जाता है, वहाँ से डिटैच हो जाता है और हैंड ओवर कर देता है लीडिंग स्ट्रैंड को DNA पॉल डेल्टा को, और लैगिंग स्ट्रैंड को DNA पॉल एप्सिलॉन को फॉर फर्दर सिंथेसिस। तो फर्दर जो सिंथेसिस होगी वो हमारा क्या है, इलोंगेशन। इनिशिएशन का हमारा कहाँ पे हो गया, DNA पॉल अल्फा प्राइमेज की बाइंडिंग तक का स्टेप हमारा इनिशिएशन का स्टेप हो गया। ठीक है, इसके बाद अल्फा प्राइमेज आ जाएगा। सपोज ये आ गया अल्फा प्राइमेज, इसने बाइंड करा दिया यहाँ पे प्राइमर, ये हमारा DNA पॉल डेल्टा है, ये अल्फा प्राइमेज है, ये DNA पॉल एप्सिलॉन है, ये आगे को सिंथेसिस करेंगे अब। ठीक है, प्राइमर्स को एक्सटेंड करेंगे।
और फिर थोड़े न्यूक्लियोटाइड्स को सिंथेसाइज करने के बाद अल्फा प्राइमेस यहाँ से रिमूव हो जाएंगे और फर्दर सिंथेसिस करने का काम किसका होगा, डीएनए पॉल डेल्टा का फॉर लीडिंग स्ट्रैंड एंड डीएनए पॉल एप्सिलॉन फॉर लैगिंग स्ट्रैंड। ठीक है, वो हमारा क्या है, एलोंगेशन टिल टर्मिनेशन। कब तक होता रहेगा ये प्रोसेस, टर्मिनेशन तक। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। हमने इसमें क्या देखा, यूकैरियोटिक डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे होता है। यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन भी सिमिलर है प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन के। यहाँ पे भी 3 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। बट यहाँ पे डीएनए का स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड होने की वजह से, ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होने की वजह से कुछ एक्स्ट्रा रेप्लिकेशन प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं इन कंपैरिजन टू प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, और वैसे प्रोसेस सेम ही होगी। ठीक है, अब वो एक्स्ट्रा क्या है वो हमने यहाँ पे देख लिया। पहला जो हमारा ओरिजिन रीजन है, यहाँ पे वो ARS है और इनिशिएटर प्रोटीन हमारी ORC है। ORC प्रोटीन इस ARS रीजन को रिकॉग्नाइज करती है। रिकॉग्नाइज करने के बाद कुछ और एक्स्ट्रा प्रोटीन्स की यहाँ पे बाइंडिंग करवाती है और उसके बाद लास्ट में हेलिकेज बाइंड होता है और फिर वो अनबाइंडिंग स्टार्ट करता है। अनबाइंडिंग कहाँ पे हो रही है, S फेज में हो रही है, ओरिजिन एक्टिवेशन जिसको बोल रहे हैं। अनवाइंडिंग को हम क्या यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ओरिजिन एक्टिवेशन। ओरिजिन एक्टिवेट होके अनवाइंडिंग जब होने लग रही है वो प्रोसेस हो रही है S फेज में। ठीक है, और उससे पहले की जो प्रोसेस है, जितनी भी इनिशिएटर प्रोटीन्स आके बाइंड हो रही है, सारी प्रोसेस कहाँ हो रही है, G1 फेज में। ठीक है, तो यहाँ पे इनिशिएशन हमारे 2 स्टेप्स में हो रहा है। एक है रेप्लिकेटर सिलेक्शन, दूसरा है ओरिजिन एक्टिवेशन। रेप्लिकेटर सिलेक्शन अकर इन G1 फेज एंड ओरिजिन एक्टिवेशन अकर इन S फेज। कैसे कैसे हो रहा है वो मैंने आपको इस डायग्राम के थ्रू समझा दिया है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड इफ़ यू फील इट विल हेल्पफुल टू यू, प्लीज़ like it, share it and subscribe my channel.